हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जगबुड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का, है ना। क्लास 10 का साइंस का पूरा एक सेट जिस तरह से आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, पूरा डिट्टो सेम टू सेम उसी तरह का पूरा क्वेश्चन टाइप हम लोग देखने वाले हैं कि मतलब क्या किस तरह का क्वेश्चन रहने वाला है, कितना नंबर में कौन क्वेश्चन रहेगा, है ना। पूरा का पूरा सेम का सेम देखने वाले हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को क्या हो, भलाई हो, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइंस का, है ना। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मॉडल गैस किया हुआ क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो पहला बात की आप लोग के 52 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं, है ना। और 30 तक, 1 से लेकर 30 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है ना, जिसमें कि प्रत्येक में 4 ऑप्शन रहेगा। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। बोला है, पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ना। समतल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, डायरेक्ट आंसर बोलते जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा, काहे कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु जो रहता है स्थिति कैसा होता है ना। तो इसका डायरेक्ट जो है उसी पर बनता है ना। इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग करते जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज चलता है। सबसे तेज जो है प्रकाश किसमें चलता है, तो वायु में चलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि लेंस की क्षमता, है ना, माइनस डी है ना। लेंस की क्षमता जो है क्या है, -4D है, सॉरी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो -0.25 मीटर। आगे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन को मतलब क्या कारण है ना। मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो सीलियरी मांसपेशियां का कारण जो होता है वो, है ना, मांसपेशियां के कारण जो होता है वो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। आगे क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष, है ना, को मतलब कहा जाता है, क्या बोला जाता है, तो हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है। हाइपर मेट्रोपिया, है ना। सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है ना। प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे बोला है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, तो बिजली के बल्ब बनाने में किया जाता है। आगे है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है ना, उत्तरी ध्रुव से। सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से। आगे है, निम्नांकित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ऊर्जा का परम स्रोत जो है वो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का परम स्रोत है, जो कि खत्म नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित कर पाते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, है ना। द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या होता है ना, तो हम क्या है कि अभिकारक को मतलब न तो सृजन कर सकते हैं ना उत्पाद में, मतलब ये बढ़ा घटा कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे है एक समीकरण लिखा हुआ है ना, किस प्रकार का अभिक्रिया है ना, किस प्रकार के अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। आगे है एच प्लस, है ना। एच प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, तो जठर रस में। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि पदार्थ है एबीसी तथा डी में पीएच का मान क्रमशः दिया हुआ है, उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ जो है अम्ल है, तो जिसमें सबसे कम पीएच होगा वो अम्ल होता है। तो कौन सबसे पांच, पांच, है ना। ए जो है ना, ए का 5 है, तो ये 5 इसका मतलब ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, सोडा बनाने के लिए, तो ये तो आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे है, निम्नांकित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। तो उभयधर्मी डायरेक्ट हम लोग आंसर करते जा रहे हैं ना, ताकि और इसमें सब्जेक्ट भी करना है तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इधर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। तो दिए गए तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, तो ये सही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नांकित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो आपका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है HCHO में कौन पर्यात्मक समूह है ना, तो एल्ड्रिहाइड हो जाएगा इसका सही आंसर, एल्ड्रिहाइड। आगे दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होती है ना, तो पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अमीबा किस प्रकार के पोषक है ना, तो प्राणी संभोजी। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहाँ होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, सही आंसर। निम्नांकित में से कौन सा हार्मोन शरीर में वृद्धि के लिए उपाचय का नियम करता है ना, तो थायरॉक्सिन जो है शरीर का वृद्धि के लिए काम करता है।
आगे है मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता है। दिए गए चित्र है ना किस प्रकार के जनन है ना? तो ये जो है वो पुनरुद्भवन है। आगे है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है ना? तो ये कहाँ हो जाएगा? फ्लूपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिका में होता है। आगे है किस जीव को कोई गुण प्रभावित होता मतलब किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है कब? है ना? तो पिता और माता दोनों के डीएनए से होता है ना? आगे क्वेश्चन है नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति जो है संयंत्र किस प्रकार के मतलब मुक्त ऊर्जा जो है वो मुक्त करता है? तो नाभिकीय विखंडन सही आंसर हो जाएगा। हरे पौधे की पत्तियाँ प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा कितने प्रतिशत भाग खाद का में परिवर्तन खर्च कर देता है ना? तो 1% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होता है? तो कागज़ के डिस्पोज़ल जो है ना, कागज़ और प्लास्टिक अंतर होता है। कागज़ होता है जो कि हम लोग पेपर जो होता है ना वो और प्लास्टिक जो होता है वो जो गलता नहीं है। तो कागज़ का डिस्पोज़ल का कप होना चाहिए। आगे है यहाँ 8 खंड में रहेगा 8 क्वेश्चन जिसमें कि आप लोग को 6 का ही आंसर देना है। 2-2 नंबर का रहने वाला है। तो बोला है कि वाहन, है ना? हम वाहन में उत्तल, है ना? हम वाहन में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? हम लोग वाहन में, है ना? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और पीछे देखने के लिए करते हैं, तो क्यों? तो उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या मतलब क्या करता है? समर्थ बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है पीछे देखने के लिए, ठीक है? आगे क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखना है। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी को व्यक्तिकर्म द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो डायऑप्टर होता है, जिसको संकेत में हम लोग डी या फिर तो एम माइनस मतलब 1 पावर में होता है। आगे क्वेश्चन है कि एक कोई छात्र है ना? कोई छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर श्यामपट्ट पढ़ने की में कठिनाइयाँ होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है? इससे कैसे ठीक किया जा सकता है ना? जो छात्र को जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है ना? और इस दोष को उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करके मतलब जो है इसको ठीक किया जा सकता है। आगे है कि दिए गए चित्र में कौन-सी अभिक्रिया हो रही है ना? सूर्य का प्रकाश है ना? यहाँ चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड है ना? तो ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है और इसको किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं? तो इसमें समीकरण लिख दिए हैं, है ना? कि 2 है ना AgCl सूर्य का प्रकाश मतलब पड़ रहा है ना? तो फिर इसका 2 अणु हो जाएगा Ag का प्लस Cl2 हो जाएगा। आगे है 2 तत्वों के नाम लिखे जिसकी बाहरी कोश पूर्ण हो, है ना? तो हीलियम हो गया और नियॉन हो गया। आगे है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो कार्बन यौगिक की वह श्रेणी जिसमें जो है सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके जो है जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों का जो है वो आणविक सूत्र के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे ही क्या बोला जाता है? समजातीय श्रेणी कहा जाता है ना? उदाहरण है आगे क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन ये भी है कि द्विखंडन और बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है ना? तो द्विखंडन और बहुखंडन को हम लोग अलग करेंगे पहले। तो इस विधि में एक कोशिका जो होता है 2 अनुजात कोशिका में समान रूप से विभाजित होता है। लेकिन बहुखंडन में क्या होता है? तो इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में क्या होता है? समान रूप में विभाजित होता है। इसमें क्या होता है? तो यह सामान्य परिस्थितियों में होता है और यह विषम परिस्थितियों में उपरांत होते रहता है ना? आगे है यह जो है एक तल में होता है और यह विभिन्न तलों में होता है। आगे बोला है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर है ना? 5 आर कौन-कौन है? तो रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिपर्पस और रिसाइकल ये 5 आर है ना? ये तो था आप लोग के लिए 2-2 नंबर का, अब 3-3 नंबर का है, जिसमें कि 6 का आंसर देना है। बोला है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी को किसी अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का आकार बताना है। तो सबसे पहले यहाँ तो हम लोग देखेंगे क्या-क्या दिया हुआ है। तो फोकस जो दिया हुआ है ना एफ मेरा -10 है ना? -10 कैसे आया? देखिए यहाँ, क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई एक वस्तु है ना? फ़ोकस दूरी, है ना? तो अगर हम इसमें क्या करते हैं कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की बात हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग इसको रखते हैं, है ना? अब यहाँ का परिपाटी हम लोग देखेंगे पहले, है ना? तो परिपाटी में ऊपर और आगे प्लस होता है ना? और पीछे और नीचे जो होता है माइनस होता है।
तो यहाँ क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु जो है वो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा गया। फोकस दूरी जो पीछे बनता है ना? तो इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। परिपाटी तो आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ एफ जो है वो -10 हो गया, यू जो है वो -25 हो गया और भी हम लोग को निकालना है ना? प्रतिबिंब की परिस्थिति यार ये पूछा है ना? प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पूछा है। और एच मेरा जो है वो दिया हुआ है, हाइट यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और H2 मतलब प्रतिबिंब का भी जो है वो प्रतिबिंब का जो मतलब आकृति बनेगा, है ना? कितना ऊँचा बनेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दर्पण सूत्र लगाएँगे, है ना? क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f ये होता है फार्मूला, है ना? तो ये फार्मूला होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग के यहाँ सूत्र लगा दिए। अब हम लोग के निकालना क्या है ना? v निकालना है और H2 निकालना है ना? v निकालना है और क्या निकालना है? H2 निकालना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसको एकले छोड़ देंगे ना, हमको भी तो फाइंड करना है तो भी वाला को एकले छोड़ देंगे, बाकी ये जो तो माइनस में था, है ना? 1 बटा जो है ना यू वो प्लस में उधर चला जाएगा। फिर से एक बार देखिए, यहाँ क्या हम लोग लगाए दर्पण सूत्र लगा दिए, है ना? 1 बटा जो है ना वी माइनस 1 बटा यू कर दिए बराबर 1 बटा एफ होता है फॉर्मूला। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है? भी निकालना है। इसको हम लोग एकले कर दिए इधर, है ना? तो ये जो बच गया ये माइनस में था उधर चला गया प्लस में हो गया। यहाँ तक तो समझ में आता है। अब क्या हुआ कि इसका मान लिख देंगे, है ना? u कितना था? तो -10 था, है ना? और f कितना था? -25 था। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, है ना? कैलकुलेशन करने के बाद मेरा ये आएगा। अब v बराबर फिर क्या आ जाएगा? इसको काट देंगे तो 7.14 मतलब हम लोग का v जो आया, है ना? वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो स्थिति आया वो कितना आया? 7.14 सेंटीमीटर मतलब दूर में रखा गया है। अब h हम लोग निकाल देते हैं, है ना? हाइट उसका क्या हो जाएगा? तो H2 निकालना है तो v बट्टा यू कर देंगे, है ना? गुने H1 कर देंगे, है ना? बराबर -50 कर दिए बटा यू कर दिए, है ना? गुने 5 बटा -25 हो गया, है ना? अभी इसको भिन्न का घटाव कर देंगे तो मैं कितना आ गया? -1.4 आ गया, है ना? तो प्रतिबिंब का स्थिति जो था वो माइनस में आया मेरा 7.14 और ये प्रकृति कैसा बना? आभासी एवं सीधा बना। आकार जो है कितना हो जाएगा? 1.4 जो वस्तु से छोटा है। आगे बोला है क्वेश्चन कि एक विद्युत सर्किट का एक आलेख बनाइए जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल मतलब बैटरी से जो है वो जोड़ना है ना? एक जो है वो 5 ओम जो प्रतिरोध करता है, एक 8 ओम प्रतिरोध करता है, एक जो है 12 ओम जो है प्रतिरोध करता है, एक प्लग कुंजी और सभी श्रेणी को भी जोड़ना है। तो इस तरह से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग, है ना? यहाँ 5 ओम वो प्रतिरोध कर रहा है, 8 ओम प्रतिरोध का इस तरह से साइन होता है ना, तो ये 12 ओम ये कर रहा है। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का 3 जोड़ना था, जोड़ दिए, है ना? टोटल 6 वोल्ट हो गया और एक की देना है तो दे दिए। आगे है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुणों को लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे पथ हैं जिन पर जो है स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है और वे बंद वक्र है जिसके जो है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में निरूपित करती है ना? और ये क्षेत्र जो है इसका दो गुण है, ये बंद वक्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं और ये जो है जिस ओर वो रखा गया हो, है ना? गमन कर रहा हो। आगे है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देना देना है ना? तो वे अभिक्रिया जिस पर अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, है ना? उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है कि कार्बन जो है कार्बनिक यौगिक के अनुसूत्र तथा संरचना लिखना है ना? तो ब्यूटेनॉन और क्लोरोपेटेन और मेथेनॉल को इस तरह से लिखना है, इसको देख लीजिए। आगे है मनुष्य के 3 हार्मोन के नाम तथा कार्य भी लिखना है। मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम लिखना है और काम लिखना है। तो पहला तो थायरोक्सिन हार्मोन है। कार्य क्या है? तो यह हार्मोन शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। दूसरा इंसुलिन हार्मोन, यह काम क्या रहता है? यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय की दर को बढ़ाता है। वृद्धि हार्मोन, यह कार्य जो वृद्धि का और विकास का को नियंत्रण करता है। आगे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो पृथ्वी में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों का ज्ञात भंडार बहुत सीमित है और यदि इसी दर से उनका उपयोग होता रहा तो वे शीघ्र ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें ऊर्जा का संकट निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान दे रहे हैं। आगे ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित
करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो ओज़ोन परत की हमारे लिए जो है अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक पराबैंगनी की विकिरणें जो है पृथ्वी पर आएँगी और जो हमारे लिए क्या है, निम्न प्रकार की हानि डालती है। क्या-क्या हानि होता है? इसका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा क कैंसर होती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है और पौधे में वृद्धि दर कम हो जाती है, सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है, इससे परितंत्र का असंतुलन जो है बिगड़ जाता है और ये पौधों में पिगमेंटों को नष्ट करती है। उसी तरह से ओजोन परत की क्षति को कम करने का उपाय है एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को जो है कम से कम प्रयोग किया जाए, है ना? सुपरसोनिक विमानों का भी कम से कम प्रयोग किया जाए। आगे है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, है ना? 6 प्रश्न रहेगा जिसमें कि 4 का ही आंसर देना है। बोला है कि विद्युत मोटर कार का चित्र बनाना है और इसके सिद्धांत कार्य विधि को स्पष्ट करना है और विद्युत मोटर का स्लिपिट रिंग का क्या कार्य है वो दिखाना है। तो विद्युत मोटर का इस तरह से चित्र बनाइएगा, इसका सिद्धांत देखिए। पहले चित्र देख लीजिए किससे कैसे बनाना है इसको। अब सिद्धांत, इसका सिद्धांत देख लेते हैं। तो सिद्धांत यह है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव को सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कि कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है और ये फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम का कार्य करता है। बनावट देख लीजिएगा, है ना? इसमें एबीसीडी एक कुंडली होती है जो कि नर्म लोहे की क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार से लपेटकर बनाई जाती है और इसे आर्मेचर भी कहते हैं और यह जो है शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में रहता है। कुंडली के दोनों सिरों में विभक्त वलय जो है एक्स वाई से जुड़े होते हैं तथा ये दो ब्रशों के जो है ना, 1 और 2 से जुड़ा हुआ रहता है। इनके विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। कार्य प्रणाली क्या है? तो यह कुंडली में विद्युत क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, है ना? क्वेश्चन ये जो है इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है इसमें। आगे क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के समांतर संयोजन क्या है? समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के समतुल्य प्रतिरोध का ज्ञात करने के लिए एक व्यंजन का व्युत्पन्न करना है ना? तो प्रतिरोध का समांतर संयोजन जब किसी प्रतिरोध को एक छोर को एक साथ दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का समांतर संयोजन कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। अब माना कि जो है परिपथ में 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3, है ना? वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसके बीच में क्या दिया जाता है? I1, I2, I3 प्रवाहित होता है, जो कि परिपथ में कुल धारा I, है ना? तो I1, I2, I3 को जोड़ देंगे। यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर जो रहता है वोल्ट हो, तो ओम के नियम से ये क्या हो जाएगा? तो समीकरण 3 है ना? पहला I1 बराबर क्या आ जाएगा? V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, I3 बराबर V बटा R3। ये 3 समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण तीनों को जोड़ देना है ना? तीनों समीकरण को जोड़ने से ये चौथा समीकरण बन जाएगा। तीनों समीकरण को जोड़ने से अब बोला है कि ए, बी के सिरे के बीच विभवांतर का जो V एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? I बराबर V बटा R हो जाएगा। अब समीकरण 4 और 5 को जो है वो, है ना, इस तरह से कर देना आगे कैलकुलेशन। आगे क्वेश्चन है आयनिक आबंध क्या है? आयनिक यौगिक के गुणधर्मों को लिखे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N1 सॉरी एन जो है ना, Na2O को मतलब निर्माण को दिखाना है। तो आयनिक आबंध जब एक परमाणु से जो है दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच बंधन जो है वो बनता है, तो उसे आयनिक आबंध कहते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है? तो ये प्रायः रवादार और ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, क्योंकि धन एवं ऋण आयन के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। इनके गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं और ये प्रायः जो है जल में घुलनशील तथा कार्बनिक घोलकों को केरोसिन में और पेट्रोल और बेंजीन में आदि में घुलनशील होते हैं और ठोस अवस्था में ये जो है विद्युत के चालक नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण के द्वारा मतलब इसको दिखाया गया है। आगे है मिसेल क्या है ना? साबुन की सफाई प्रक्रिया का क्रियाविधि समझाइए। तो मिसेल जो है ना, साबुन को जल में घोलने पर साबुन को कण जो है परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेता है, जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखलाओं भाग जो है वाला भाग जो है आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग सतह पर होते रहता है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। आगे है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है और मानव हृदय में दोहरे परिसंचरण को समझाना है। तो ये मानव का हृदय है ना? शरीर के ऊपरी भाग को महाशिरा बोलते हैं। ये महाधमनी है।
ये फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएँ हैं, वाह अलिंद है या बाई मतलब बायाँ अनिंद है यार ये बायाँ निलय है। दायाँ निलय और इधर दायाँ अलिंद। शरीर के निचले भाग में महाशिरा है। यहाँ अब हम लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ होता क्या है? पहले दोहरा परिसंचरण को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। शिराओं द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों का अशुद्ध रक्त जो है हृदय में लाता है ना? क्या होता है? शिराओं द्वारा जो है ना? शिराओं द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त को लाया जाता है और हृदय से शुद्ध होने के लिए वो अलग मार्ग जो है फुफ्फुस में भेज दिया जाता है, जहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विस्तृत हो जाते हैं और ऑक्सीजन रक्त आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन रक्त जो है पुनः हृदय में आता है, जिससे कि शरीर के अंगों तक पहुँचने के लिए पंप दिया जाता है। यहाँ हम लोग एक बार बढ़िया से समझते हैं। क्या होता है कि सीरा से, है ना? सीरा से ये जो है वो शरीर से बाकी रक्त जैसे कि यहाँ से सीरा से ये हम लोग को रक्त आया यहाँ और ये इस तरह से वापस ये कहाँ चला जाता है? ऐसे इस तरह से, है ना? ये सीरा से यहाँ वापस आने के बाद ये इस तरह से महाधमनी में चला जाता है ना? महाधमनी में जाने के बाद ये सिर मतलब शरीर के बाकी भाग से ये इस तरह से खून यहाँ आया और यहाँ से ये महाधमनी में गया और ये क्या करता है कि मतलब ऑक्सीजन के लेने के बाद, है ना? ऑक्सीजन के लेने के बाद जो है ये वापस फिर वापस आता है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि मेंडल के प्रयोग के मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि मतलब पहला जो है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है और दूसरा जो है वो विभिन्न लक्षण के स्वतंत्र रूप से जो है वो स्वतंत्र रूप वंशानुगत होते हैं। तो पहला है कि मेंडल का प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि जो है वो 2 परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधे जो हैं, है ना? बीच में कृत्रिम परागण कराया जाता है तो वह प्रथम पीढ़ी, है ना? में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। लेकिन दूसरा जब दूसरा लक्षण भी उन पर होता है ना? सुरक्षित रहता है लेकिन अप्रभावी अवस्था में होता है, मतलब दिखता नहीं है। दूसरी पीढ़ी में जब इस लक्षण को प्रकट किया जाता है तो ये बात जो है पुष्टि हो जाता है। जैसे कि पहला जो है ना? पहला पीढ़ी में जो है कि मतलब यहाँ क्रॉस करवाया गया, है ना? तो शुद्ध बौना पौधा और शुद्ध लंबा पौधा में क्रॉस करवाया गया, है ना? तो ये जब इससे जो मतलब आगे बीज बना, तो इसमें सब लक्षण था, लेकिन एक लक्षण जो था कि बड़ा वाला जो दिख रहा था और छोटा वाला नहीं दिख रहा था। तो मेंडल ने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधे के 2 विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे का संकरण कराया, है ना? और पाया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो थे क्या थे? लंबे और गोल बीज वाले थे। इससे पता चला कि लंबाई तथा बीज की गोल आकार जो है प्रभावी लक्षण है और उसी तरह से F2 पीढ़ी में जो है कि कुछ पौधे नए संयोजन के जो है मतलब प्रदर्शित करते थे। जैसे कि कुछ लंबे थे परंतु झुर्रीदार बीज वाले थे, जबकि कुछ बौने थे लेकिन गोल बीज वाले थे। उपयुक्त दोनों दशाओं में ये निष्कर्ष निकलता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों के गोल होना जो है ना अथवा झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण का है और ये स्वतंत्र वंशानुगत होते हैं। तो ये था आप लोग का एक सेट, है ना?